अपनी कहानी की शुरुआत करती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब 100 वर्ष का समय। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो इस पैराग्राफ में लेखिका हमें यही बताना चाहती हैं कि जब वे छोटी थी तो उनके बचपन में किस तरह के रंग बिरंगे कपड़े हुआ करते थे और उन्होंने कैसी कैसी पोशाकें पहनी हैं। आगे वे कहती हैं, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी तक याद हैं। वो अपने बचपन की फ्रॉक्स के बारे में हमें बता रही हैं जो कि उनकी स्मृतियों में है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक एक ढीली ढाली पोशाक को कहा जाता है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू मतलब जूता। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब नए जूते पहने जाते हैं तो कई बार नए जूतों के पहनने से पैरों में छाले लग जाते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। जूता लगना मतलब छाला लगना। तो जब लेखिका बताती हैं कि जब नया जूता और पहन के उसको ज्यादा पहन के वो चलते थे तो उनके पैरों में छाले हो जाते थे और इसके बाद वे क्या करती थी, दर्द से बचने के लिए अपने मोजे के अंदर रुई लगा लेती थी। फिर आगे कहती हैं, हाँ, हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल मतलब होता है अरंडी का तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। मतलब साधारण बच्चों की तरह लेखिका को भी ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो फिर आगे वे कहती हैं कि छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। खुराक मतलब मात्रा, शीशे का ग्लास मतलब कांच का ग्लास। तो वे कहती हैं कि छोटे छोटे शीशे के ग्लास जितना भी उन्हें तेल पीना है उसकी मात्रा के लिए एक निशान बना रहता था और उस ग्लास को देखते ही उन्हें मितली होने लगती। मितली माने उल्टी, उल्टी आने का संकेत होता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगाड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि
उनके बचपन में जो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती थी वो आजकल के बच्चों के बचपन में बिल्कुल बदल चुकी हैं, पूरी तरह से अलग हो गई हैं। वो कहती हैं, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। आजकल जैसे बच्चों के पास तरह तरह के वीडियो गेम्स और तरह तरह के गेम्स होते हैं, तो लेखिका बताती हैं कि उनके बचपन में लोगों के घरों में ग्रामोफोन होते थे। ग्रामोफोन एक तरह का बाजा होता है जिसमें गाने सुने जाते हैं। रेडियो और टेलीविज़न भी लोगों के घरों में नहीं होता था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। तो वो बताती हैं कि उनके बचपन में लोगों के पास रेडियो टेलीविज़न और ये सब नहीं होता था, ग्रामोफोन होते थे। आइसक्रीम की जगह कुल्फी खाया करते थे लोग, और आजकल जैसे पैटीज लोग खाते हैं तो उस ज़माने में कचौड़ी और समोसा खाया जाता था। आजकल जो कोक और पेप्सी पीने में आता है तो उन दिनों शहतूत और फालसा, खसखस इनके शरबत पिए जाते थे, और कोक की जगह लेमनेड और विम्टो जैसे पेय मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरिजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती। इस पैराग्राफ में लेखिका हमें ये बताना चाहती हैं कि क्योंकि वो शिमला और नई दिल्ली में पली बड़ी थी तो इसलिए उन्हें वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत पसंद थी, और उनके भाई बहनों की और उनकी ड्यूटी लगती यानी बारी लगती थी कि शिमला मॉल से वे लोग ब्राउन ब्रेड यानी कि भूरी पाव खरीद कर लाएं। आगे भी बताती हैं कि उनका घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था और गिरजा मैदान एक चढ़ाई चढ़ के और एक उतराई उतर के वे मॉल पर पहुंच जाती थी। उन्हें चॉकलेट और टॉफ़ी खड़े खड़े खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए चॉकलेट और टॉफ़ी का उनके पास काफ़ी बड़ा स्टॉक यानी भंडार रहता था। वे घर लौटकर साइड बोर्ड मतलब किनारे की अलमारी पर अपनी चॉकलेट को रख देती और रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले उसे खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल भी एक पहाड़ी फल है जो कि पहाड़ों में उगता है, जंगलों में। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि उन्हें इसी तरह जैसे काफल उन्हें खाने में बहुत पसंद आते थे, उसी तरह रस भरी और कसमल भी जो कि लाल और गुलाबी रंग के होते थे उन्हें खाने में बहुत अच्छा लगता था। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। चेस्टनट एक भूरे रंग का फल होता है जो कि पहाड़ों में पाया जाता है। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में, जिसको आग में भून कर और छिलके उतारकर खाया जाता है। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। आपने भी बाजार में देखा होगा चने की पुड़िया, जो अभी भी लोग चने बेचते हैं और खरीदते हैं और खाते हैं। तो उसी तरह की पुड़िया जैसी आज मिलती है वैसी ही पुड़िया तिकोनी सी लेखिका के बचपन में भी मिलती थी।
पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का ही कमाल है। निरा मतलब पूरा का पूरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते मतलब छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। घूमते घूमते लोग चने खाते रहते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। आगे कहती हैं, छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट मतलब मोटे ताजे या फिर स्वस्थ, और खूबसूरत मतलब सुंदर। तो वो कहती है कि बचपन में उन्होंने घोड़े की सवारी करी है और उन्हें घोड़ों की सवारी करने में बहुत मजा आता था क्योंकि वे बहुत मोटे ताजे और सुंदर होते थे। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। जाखू शिमला में एक पहाड़ है जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ज़्यादा जाना माना, तो उस जगह का नाम जाखू है। तो क्योंकि हमारी जो लेखिका हैं वो शिमला की हैं, उन्होंने शिमला के दिनों को याद किया है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जाखू के बारे में बताया है। ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। चर्च मतलब गिरजाघर। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते और धीरे धीरे बत्तियां टिमटिमाने लगती। मतलब दूर दूर फैले पहाड़ों पर अंधेरा हो जाता और लोगों के घरों की छोटी छोटी लाइट्स या रोशनी चमकने लगती, जो कि दूर से देखने में टिमटिमाती हुई सी प्रतीत होती थी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। यहाँ पर उन्होंने सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के बारे में बताया है जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था और इस मॉडल में पटरियां बनी हुई थी और जिन पटरियों पर छोटे छोटे डब्बों वाली ट्रेन थी। उस एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन था और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो यहाँ पर उन्होंने उस ट्रेन के मॉडल का वर्णन किया है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। वे बताती है कि जब वे छोटी थी तो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी ट्रेन ही होती थी। ट्रेन यानी रेलगाड़ी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। हवाई जहाज उन्हें कभी कभी देखने को मिलते थे दिल्ली में, और वो भी कहाँ, सिर्फ दिल्ली में देखने को मिलते थे। जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जैसे ही हवाई जहाज की आवाज उनके कानों में पड़ती तो बच्चे देखने के लिए बाहर दौड़ जाते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और जब बच्चे प्लेन देखने के लिए बाहर दौड़ते तो उन्हें क्या दिखाई देता था, जैसे कि एक भारी भरकम पक्षी अपने पंखों को फैलाकर उड़ता हुआ जा रहा है। यह देखो और वह गायब। प्लेन इतनी तेजी से उड़ते थे कि उनको देखते ही वे गायब हो जाते थे। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। अब वे बताती है कि गाड़ी के मॉडल की दुकान, जिस दुकान में ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, उसके साथ ही एक और ऐसी दुकान थी जो वो कभी नहीं भूल सकती।
अब वो कौन सी दुकान थी? यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब वो दूसरी दुकान वो थी जिसमें लेखिका का चश्मा बना हुआ था और जहां पर एक अंग्रेज डॉक्टर बैठते थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अब वे बताती हैं कि जब उन्हें शुरू शुरू में चश्मा लगा तो उन्हें बड़ा अजीब लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। लेखिका कहती है कि सारे लोग उनके चेहरे की ओर देखते थे और कहते थे कि क्या तुम्हारी आंखों में कुछ तकलीफ है? तकलीफ मतलब परेशानी है? इस उम्र में ऐनक? कि तुम्हें इतनी छोटी उम्र में ही ऐनक यानी कि चश्मा, इतनी छोटी उम्र में ही तुम्हें चश्मा लग गया। दूध पिया करो। और सब उन्हें सलाह देते थे कि वे दूध पिया करें। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो वे सबको क्या जवाब देती थी? वे सबको यही जवाब देती थी जो उनको डॉक्टर ने कहा था कि अगर वे कुछ देर न और चश्मा पहनेंगी उनका चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। आश्वासन देना मतलब भरोसा दिलाना। डॉक्टर साहब ने उन्हें पूरे विश्वास से कहा था कि अगर वे कुछ दिनों तक लगातार चश्मा पहनेंगी तो उनका चश्मा उतर जाएगा। लेकिन लेखिका कहती है कि अब जबकि वे इतनी बड़ी हो चुकी हैं तो अब तक भी उनका चश्मा नहीं उतरा है। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। और फिर वो कहती हैं कि चश्मा नहीं उतरा इसकी जिम्मेवार वो स्वयं है। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? वे बताती हैं कि उनका चश्मा इसलिए नहीं उतरा क्योंकि वे दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप में बैठकर काम करती थी। अब फिर वे आगे कहती हैं, हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। वो कहती हैं कि जब उन्होंने पहली बार चश्मा पहना तो उनके एक चचेरे भाई ने उनको छेड़ा या सताया और क्या कहा? कहा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस पर लेखिका फिर आगे बताती हैं, मैं खीजी कि मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है। वे कहती हैं कि मुझे बहुत चिढ़ लगी। खींचना मतलब होता है चिढ़ना, कि ये जो शेर है वो मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है या ये कविता मुझ पर क्यों कही जा रही है। पर शेर बुरा न लगा, उन्हें कविता तो अच्छी लगी, लेकिन उन्हें गुस्सा इस बात पे आया कि कविता उन पर क्यों कही जा रही है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैंने अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर मेहमानों के जाने के बाद आईने के सामने खड़े होकर लेखिका ने बार बार अपने ऐनक को उतारा और पहना और फिर वे यही सोचती रही कि कहीं सच में तो उनकी सूरत लंगूर की बनी, नहीं बनी या बन गई। फिर आगे बताती हैं, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। फिर वो बताती हैं कि जब उन्होंने अपने शीशे के आगे खड़े खड़े अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर पहना तो उन्हें अपना चेहरा कुछ अजीब लगा, कभी अच्छा लगा, कभी मजाकिया लगा। लेकिन फिर कहती हैं कि ये तो तब की बात थी जब मैं छोटी थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है, मतलब अब उन्हें चेहरे पे चश्मा लगाने की आदत हो गई है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। कहती हैं कि जब भी मेरा चश्मा उतरा हुआ होता है तो मुझे अपना चेहरा खाली खाली यानी सूना सूना लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब वे कहती हैं कि आजकल वे शिमला में सर पे टोपी लगाती हैं।
मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं कि उनके पास अनेक रंगों की टोपियां हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। सहज मने आसान, सहल मने सुविधाजनक, सुभीता मने आरामदेह। तो वे कहती हैं कि उन्हें ये सुविधाजनक आरामदेह टोपियां पहनना, हिमाचली टोपियां पहनना बहुत अधिक अच्छा लगता है। तो आज हमने पाठ के बारे में जाना। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले भाग में पढ़ेंगे।